नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। श्री मोदी शहर में मेट्रो ट्रेन के पहले चरण के 2 कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रिज क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। G20 महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आज से गांधीनगर में शुरू होगा। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अब तक 6.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज ट्रिनिडाद में होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पुरस्कार पाने वाले 41वें व्यक्ति होंगे। प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। ये पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा 1983 में स्थापित किया गया था। हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर उन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए उल्लेखनीय और असाधारण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों का लोकार्पण करेंगे। ये खंड फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज स्टेशन से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक है। प्रधानमंत्री पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के तहत वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह संयंत्र बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन कचरे का उपयोग करेगा। पीसीएमसी तथा पुणे नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 3,900 से अधिक घरों को प्रधानमंत्री सुपुर्द करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री पीसीएमसी और पीएमआरडीए द्वारा निर्मित किए जाने वाले पीएमएवाई घरों की आधारशिला भी रखेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पुणे से माधवी कुलकर्णी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रिज क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव और उसकी तैयारियों पर चर्चा हुई। इसमें क्षेत्र के सांसदों के अलावा भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल थे। बैठक में इन सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों तक पहुंचने और उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराने के लिए कहा गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों के समूहों के साथ होने वाली बैठकों की श्रृंखला की पहली बैठक थी। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। ये विधेयक सेवाओं से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का स्थान लेगा और दिल्ली के प्रशासन में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां प्रदान करेगा। इस वर्ष 19 मई को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था। संसद ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। लोकसभा ने कल हंगामे के बीच इसे मंजूरी दी। राज्यसभा में ये पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक में चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र 10 वर्ष के लिए वैध होता था। अब ये प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध माना जाएगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस विधेयक से फिल्म उद्योग से जुड़े हर व्यक्ति को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि विश्व में भारतीय फिल्मों की विश्वसनीयता काफी बढ़ी है और देश में बड़ी संख्या में फिल्में बन रही हैं। आरआरआर, कांतारा जैसी पिक्चरों ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा ऐसी अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री को और बल दिया है। वर्षों से हमारी साउथ की फिल्म इंडस्ट्री जिस पहचान की मांग करती थी, साउथ की फिल्मों ने रीजनल नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नाम बनाने का काम किया है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत गांधीनगर में आज से 2 दिन का G20 महिला सशक्तिकरण सम्मेलन शुरू होगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इसका उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व में विकास से सतत समावेशी और समानता के आधार पर वैश्विक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी G20 एम्पावर डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेगी। टेक इक्विटी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल कौशल्य और ज्ञान प्रदान करके लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना है। इसके अलावा श्रीमती ईरानी G20 एम्पावर कार्यसूची के तहत G20 एम्पावर विज्ञप्ति, बेस्ट प्रैक्टिसेस बुक जैसे प्रमुख परिणामों की शुरुआत भी करेंगी। शिखर सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। बैठक में G20 देशों, आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वैश्विक विशेषज्ञों, नीति निर्माता और हितधारकों सहित बड़ी संख्या में प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर। अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के लिए बनाए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल विभिन्न वर्गों का अध्ययन करने और उनमें किसी तरह के दोहराव, असंगति और त्रुटियों में आवश्यक सुधार की सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आयोग को इस बात की भी जांच करनी थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ किस सीमा तक समान आधार पर मिल रहा है। इसके अतिरिक्त आयोग को अन्य पिछड़े वर्ग के उपवर्गीकरण के लिए नियम, प्रक्रिया और मानदंड तैयार करने का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया था। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र अब दूरसंचार विभाग के सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार श्री अपूर्व चंद्र को के राजाराम के सेवानिवृत्त होने के बाद नियमित व्यवस्था होने तक दूरसंचार विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। आयकर विभाग ने कहा है कि अभी तक 6.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए हैं। विभाग ने रिटर्न दाखिल करने पर करदाताओं और इससे जुड़े पेशेवर कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। विभाग ने उन सभी लोगों से आकलन वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की अपील की है जिन्होंने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है। महाराष्ट्र में ठाणे जिले में समृद्धि एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान आज एक गर्डर मशीन गिरने से 15 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। ये हादसा शाहपुर तहसील के सरलाम्बे गांव के पास तड़के हुआ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF, पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवान स्थानीय एजेंसियों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को 15 अगस्त को आगामी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लेने को कहा है। जम्मू और श्रीनगर में तैनात सभी अधिकारियों को श्रीनगर के सोनावर में जम्मू कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम और जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रमों में सरकारी ड्यूटी के तौर पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा की ओर रवाना कर दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के इर्द गिर्द कक्षाओं में चक्कर पूरा कर लिया है और अब ये चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसका अगला पड़ाव चंद्रमा ही होगा। इससे पहले 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद चंद्रयान 3 को इसके मिशन के भाग के रूप में व्यवस्थित तरीके से 5 कक्षाओं से गुजरना पड़ा। इसरो ने कहा है कि उसका प्रयास है कि चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाए। तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तत्काल राहत और मरम्मत कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये धनराशि वारंगल, हनुमाकोंडा, मुलुगी, भूपालपल्ली, आदिलाबाद, निर्मल, कोठागुडेम और खम्मम सहित लगभग 10 जिलों में मरम्मत और बहाली कार्यों पर खर्च की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पूर्वी और मध्य पूर्व भारत में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटका, झारखंड और सिक्किम में तेज वर्षा हो सकती है। मौसम कार्यालय ने अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। डीडी स्पोर्ट्स आज से फिट इंडिया क्विज के फाइनल राउंड का प्रसारण करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा है कि कुल 36 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से एक एपिसोड होगा। ये हर रोज दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। पहले एपिसोड में मध्य प्रदेश फाइनल का प्रसारण होगा। इसको प्रसार भारती स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज त्रिनिदाद में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विमलेंदु। मणिपुर हिंसा पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी और हरियाणा के नूंह में धार्मिक जुलूस पर पथराव को अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी लिखता है, हरियाणा में हाई अलर्ट, नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में शिक्षा संस्थान तथा इंटरनेट बंद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शांति की अपील की। जयपुर मुंबई ट्रेन में आरपीएफ सिपाही की फायरिंग में 4 लोगों की मौत। राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है। मृतकों में आरपीएफ का सहायक सब इंस्पेक्टर भी शामिल। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली सेवा विधेयक आज लोकसभा में होगा पेश। विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति के अधिकार में संशोधन करने का प्रावधान लेकर आई है। दैनिक जागरण की खबर है, पूरी दुनिया में होगा भारत के यूपीआई का दबदबा। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय करेंसी में वैश्विक व्यापार की तैयारी कर रहा भारत। G20 देशों के जरिए दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था को डिजिटल भुगतान के लिए राजी कर चुका है भारत। मास्टर कार्ड और वीजा का दबदबा होगा खत्म। दैनिक भास्कर झलकी समृद्धि शीर्षक से लिखता है, देश में 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले साल भर में ही 3 गुना हुए और 5 लाख रुपए से कम कमाने वाले भी हुए 2 गुने। आईटीआर भरने वालों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। श्री मोदी शहर में मेट्रो ट्रेन के पहले चरण के 2 कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रिज क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। और G20 महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आज से गांधीनगर में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।